नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पैन आईटी एलुमनी रीच फॉर झारखंड फाउंडेशन के द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं आईटीआई मैन्युफैक्चरिंग कौशल कॉलेज। उसमें आप अपना भविष्य कैसे तलाश सकते हैं, उसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, आईटीआई कौशल कॉलेज पैन आईटी एलुमनी रीच फॉर झारखंड फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में प्रजा फाउंडेशन भी कहते हैं। प्रजा फाउंडेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा एक संचालित एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसके द्वारा कि ये सभी कॉलेज को संचालन किया जाता है। हमारे साथ कुछ विशिष्ट अतिथि हैं जो कि आईटीआई कौशल कॉलेज के हैं। अभिषेक जी हैं जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। आईटीआई कौशल कॉलेज के हरप्रीत मैडम हैं जो कि लाइफ स्किल्स फैकल्टी हैं। और हमारे साथ हमने कुछ छात्रों को भी जोड़ा है जो कि अपने अनुभव यहाँ साझा करेंगे। तो सबसे पहले मैं पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ। अभिषेक सर, सबसे पहले आप अपने बारे में 2 शब्द जनता को बताएं। धन्यवाद रवि सर। तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं रहने वाला हजारीबाग का हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। पिछले 13-14 वर्षों से मैं इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग पदों में कार्यरत रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे पिछले 7-8 वर्षों का अगर कार्य अनुभव अगर आपके साथ साझा करूं, तो मुख्यतः मैंने झारखंड में स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर पे काम किया है। और पिछले 5 वर्षों से जब से मैं कौशल कॉलेज के साथ जुड़ा हूं, तब से लगातार मैं इस कॉलेज के साथ मिलकर के मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड को ओवरऑल लीड कर रहा हूं। थैंक यू। अब मैं हरप्रीत मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने बारे में 2 शब्द बताएं। थैंक यू सो मच रवि सर। मेरा नाम हरप्रीत कौर है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और मैं पिछले 2 साल से प्रजा फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे इंग्लिश एंड लाइफ स्किल ट्रेनर के रूप में मैं अपना योगदान दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी छात्रा आफरीन से। सर, माय नेम इज आफरीन तरीन। आई एम फ्रॉम लोहरदगा। लेकिन मैं 2024 से मैं ही कुछ फर्स्ट से मैं आईटीआई कौशल कॉलेज में। धन्यवाद। आप और ये है हेमंती जी। हेमंती जी, आप अपने बारे में। धन्यवाद सर। मेरा नाम हेमंती कुमारी। मैं मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड से बिलोंग करती हूँ और मैं रांची डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार। सबसे पहले हम आज जिस विषय को पर चर्चा करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग आखिर हमारी इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है। हम सब अक्सर न्यूज़ में देखते रहते हैं, बहुत तरह की इनिशिएटिव्स है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है और उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और उसका एक कारण जो हमें समझ में आता है वो ये है कि इस क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की बहुत संभावना है और जैसे इसका शेयर जीडीपी में बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो जनरेट होंगी। तो इस संबंध में मैं अभिषेक जी से जानना चाहूंगा कि जो आईटीआई से जो बच्चे पास होते हैं, जैसे आईटीआई मैन्युफैक्चरिंग कौशल कॉलेज हम चला रहे हैं, हमारे 2 बच्चे बैठे भी हैं उसमें, तो इन छात्रों की इंडस्ट्री में क्या भूमिका होती है? धन्यवाद सर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने मुझसे पूछा है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिया के पॉपुलेशन को देखते हुए, इसके डेमोग्राफी को देखते हुए, इंडिया के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल है टू डू वंडर्स इन दी सर्विस सेक्टर। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आईटीआई एक वर्कफोर्स एक ऐसा है जो कि इंडस्ट्री का कहें तो एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। इट्स अ बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इंडस्ट्री का ओवरऑल ऑपरेशंस इन्हीं आईटीआई वर्कफोर्स पर डिपेंडेंट होता है। हम जब कहते हैं कि हमारे बच्चियों का रोल इंडस्ट्री में क्या होता है, तो ऑब्वियसली उनका रोल जो स्टार्ट होता है इंडस्ट्री में, वो एंट्री लेवल रोल से वो लोग स्टार्ट करते हैं एज अ टेक्नीशियन। देन आगे बढ़ते हुए अपने करियर ग्राफ को वो बढ़ा सकते हैं अलग अलग लेवल्स पे और इसी के माध्यम से वो चलते हैं। हालांकि जब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आईटीआई एक बैकबोन है, तो किन कारणों से हैं उन बातों को भी हमें समझना जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इंडस्ट्री में
आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोला कि ऑब्वियसली अगर इंडस्ट्री राइज करेगा तो हमारा डोमेस्टिक जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, उनमें उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल ये होता है कि एक प्रॉपर स्किल का पॉपुलेशन होना, ठीक है। अगर आपके साथ एक यंग एज ग्रुप है जिसके साथ एक अच्छे स्किल्स के साथ वो जुड़े हुए हों, प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग उन्हें मिला हुआ हो, they can contribute in a larger way into this initiative। और इसमें ऑब्वियसली आपने देखा है गवर्नमेंट का जो फोकस एरिया स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में है वो ज्यादा रहा है, ठीक है। अगर हम कहें कि एंट्री लेवल पोजीशन में हम लोग आईटीआई को कंसीडर कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली इट कैन बी द राइट स्वीट स्पॉट जहां पर आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर हम लोग ग्राउंड वर्क में अगर आईटीआई से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वी आर डूइंग द स्किल डेवलपमेंट वर्क, दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट अगर कहें तो इंडस्ट्रीज आज के डेट में, आईटीआई भी जब हम कहते हैं तो आईटीआई हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई सालों से रहा है, लेकिन मुख्यतः एक गैप बनता चला गया। आज भी वो हम लोग पारंपरिक ढंग पे एज ओल्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक स्किल गैप अगर कहें तो पर्टिकुलरली एक स्किल गैप इंडस्ट्रीज और हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस के बीच में बन गया है। तो ऑब्वियसली स्किल डेवलपमेंट इन अ मॉडर्न अप्रोच अगर हम जाएं तो वी कैन फिल दैट गैप। तो वो स्किल गैप को मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक मिसिंग गैप था, जी सर, जो कि आईटीआई कहीं ना कहीं पुराने तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसको कैटर कर रही थी। जी सर। लेकिन आज के डेट में इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ चुकी है। कई इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, वो बहुत कम होते हैं नंबर्स। एक्चुअली रोबोट्स ज्यादा काम करते हैं। तो इस फेज को एड्रेस करने के लिए आप कह रहे हैं कि ये जो है मिशन क्या है? इनफैक्ट हमारा जो मेन उद्देश्य जो ये मॉडल आईटीआई हम लोगों ने ला करके प्रजा के माध्यम से पिछले 5 वर्षों से झारखंड में हम लोग इस कोर्स को चला रहे हैं, इसका उद्देश्य यही था कि जो गैप बना हुआ उस गैप को हम लोग एलिमिनेट करें, स्किलिंग के ऊपर में फोकस करें। अगर राइट स्किल्स होंगे तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिमांड इन द इंडस्ट्री और वो उस गैप को आसानी से फिल कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर बोला जाता है कि इंडस्ट्री के पास, इंडस्ट्री को वैसे लोग नहीं मिलते हैं जो कि उनके यहाँ आकर काम कर सकें। इंडस्ट्री रेडी एम्प्लॉइज उन्हें नहीं मिलते हैं आईटीआईज में, तो उसको जो है उस गैप को फुलफिल करने का प्रयास बिल्कुल सर किया है। बिल्कुल, मेरा पॉइंट वही था। और दूसरा है कि जब राइट स्किल्स के लोग इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तो वो प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, जो कि अंततः जो हम जीडीपी की बात कर रहे हैं उसमें उसका कंट्रीब्यूशन जाएगा। बिकॉज अगर आप एक एज ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, एज ओल्ड वर्क फोर्सेस का यूटिलाइज कर रहे हैं, उनके खुद इंटरनल चैलेंजेस बहुत होते हैं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें इस गैप को एड्रेस करना है। दूसरा है कि आपको पता है कि मेजर जाइंट्स को भी अगर आप एक साइड रखें तो हमारे इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, आप देखेंगे कि बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री जिसे हम एमएसएमई के अंदर में एड्रेस करते हैं, वैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। वो या तो इन परिस्थितियों में अच्छे वर्कफोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनको राइट वर्कफोर्स मिल नहीं पा रहा है, तो वो भी एक चैलेंज है जिसको हम लोग आसानी से अटेंड कर सकते हैं और उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन हम लोग इस आईटीआई के माध्यम से दे पा रहे हैं। एंड फाइनली जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, ऑब्वियसली ये तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक हम अपने खुद के कंट्री के पॉपुलेशन को स्किल्ड ना बना लें, ठीक है, उनको वोकेशनल स्किल्स पे ज्यादा फोकस ना करें, ठीक है। इनफैक्ट द न्यू एजुकेशन सिस्टम, द पॉलिसी दैट हैज कम अप, उसमें आप देखेंगे कि इट हैज गिवन मोर फोकस ऑन द वोकेशनल पार्ट, क्योंकि हम सभी को इस बात को समझना पड़ेगा कि जस्ट हैविंग अ डिग्री, कोई एक डिग्री के भरोसे आप अपना भविष्य को नहीं तय कर सकते। आपके साथ किसी एक पर्टिकुलर हुनर का एसोसिएटेड होना बहुत ही जरूरी है, जो कि मुझे लगता है कि हम लोग आईटीआई के माध्यम से उसे पूरा कर पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम एक डिग्री हासिल कर लेते हैं और वो स्किल को उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया, इंडस्ट्रीज आर देयर, इंडस्ट्री हैं, वो पैसे लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि उन्हें अपने अनुसार का वर्कफोर्स नहीं मिलेगा
तो फिर उनका इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाएगा। बिल्कुल सर। तो इसलिए इन सभी को एक साथ लाना बहुत जरूरी है और इस पे एक उम्दा प्रयास जो है ITI कौशल कॉलेज कर रहा है। बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं मैन्युफैक्चरिंग के, तो मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि इस जिस चीजों पे हम बातें कर रहे हैं उस चीज को आप प्रशिक्षण में कैसे उतार रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं चाह रहा था कि ऑब्वियसली बहुत सारी अच्छी बातों को मैं अपने बातों में जोड़ रहा था, लेकिन आखिर हम लोग इस चीज को रियलिटी में कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का हम उदाहरण देने के लिए सर हम एक छोटा सा एग्जांपल, एक पारंपरिक जो कन्वेंशनल सेटअप की ITI कॉलेजेस है वो क्या कर रहे हैं और हम उसी चीज को कैसे मॉडिफाइड वे में, ठीक है, हमारे ऑटोनोमस ITI के माध्यम से कैसे उसको ला पा रहे हैं, वो हम आपको कंपैरिजन देना चाहेंगे। कि ITI सर, जब ITI द मोमेंट ITI वर्ड हमारे कानों में आता है, जो पहली चीजें दिमाग में उठती है कि ITI फीडर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इस तरह के अलग अलग ट्रेडों से हम लोग अवगत हैं। जैसे ट्रेड, जैसे नाम, वैसे ही उनका काम है। जैसे एक फिटर का बंदा फिटिंग का काम जानता है, एक वेल्डर की भी लड़की वेल्डिंग का काम जानेगी, उसी तरह से CNC इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग सिंगुलर स्किल सेट पे पढ़ाई चल रही है। भारतवर्ष के किसी भी कोने से आप ITI करेंगे, वो कोर्स 2 वर्षों का कोर्स होने जा रहा है। ये सारी चीजें ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन चीजें वर्कआउट नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं सिस्टम फेल के तरफ बढ़ रही थी। यही हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि उन गैप्स को हम लोग समझें और उस गैप्स के लिए एक ऑल्टरनेट मॉडल ला करके सोसाइटी के लिए ऑफर करें। एंड आई थिंक उस मॉडल को ही हम आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसा कि एक पारंपरिक ITI का जो मॉडल होता है सर, जो 2 वर्षों का होता है, हमारे यहाँ ये मॉडल 1+1 होता है। 1+1 कहने का मतलब ये होता है कि 1 वर्ष बच्ची कॉलेज कैंपस में पढ़ाई करती है और दूसरे वर्ष उन्हें हम OGT में भेजते हैं, जो भी पढ़ाई का हिस्सा ही है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि उसे हमने नौकरी पे भेज दिया है। OGT का अपना मतलब ही है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग, बच्ची जॉब में रहते हुए एक्चुअल में वो ट्रेनिंग प्राप्त कर रही है। ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल है। दूसरा बात बोले कि जब हम कॉलेज को इन डीप अगर एक्सप्लेन करने का कोशिश करें, तो इसको कैटेगोरिकली हम इसको 4 अलग अलग सेक्टर्स या पिलर्स में बांट सकते हैं, जो कि इस पूरे कोर्स का फाउंडेशन है। पहला पिलर होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज होना बच्चों का बहुत ही अनिवार्य होता है। ठीक है, सिर्फ उनको हुनर देने का मतलब है कि डे 1 से हम उन्हें मशीनों पे लगा दें। मशीनों पे काम करने से पहले मशीनों का शिक्षा होना, उनके जैसे हमने कहा कि सेफ्टी एस्पेक्ट इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी दुर्घटना होने में चंद सेकेंड लगते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी ज्ञान उन्हें थ्योरी के माध्यम से प्राप्त होता है। देन आता है हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल के अंदर भी हमारे, जैसे हमने कहा कि एक साधारण ITI में कोई एक सिंगल स्किल सेट सीख रही है, हमारे यहाँ ITI मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन नाम से जो कोर्स चल रहा है, इस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन जो कि हमारा ट्रेड का नाम है, उस ट्रेड के अंदर में हमारी बच्चियां फिटर का भी काम सीख रही हैं, वेल्डर का काम सीख रही हैं, मशीनिस्ट का काम भी सीख रही है, CNC भी चला रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी चला रही है। तो आप देखेंगे सर, कई सारे मल्टीपल स्किल सेट को हम लोगों ने एक कोर्स के अंदर में लाने का कोशिश किया है। ये हमने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि अक्सर जो ITI के बारे में समझा जाता है, जैसा आपने भी बताया, वो या तो फिटर बनता है या वेल्डर बनता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के साथ एक गैप आ जाता है, वहीं पर एक गैप आ जाता है। उस चीज को आपने एड्रेस करने की कोशिश की। आप उन्हें मास्टर ऑफ मेनी ट्रेड्स बना रहे हो। एग्जैक्टली। आप एक ट्रेड पे स्पेशलाइज नहीं करवा रहे हो, आप मास्टर ऑफ मेनी ट्रेड बना रहे हो, ताकि वो इंडस्ट्री में जाके अच्छी तरीके से फिट हो। इनफैक्ट इंडस्ट्री भी आज के डेट में मल्टीटास्कर्स को ही अप्रोच कर रहे हैं, वो वैसे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं जो एक से ज्यादा कामों में हुनर हो। इनफैक्ट अगर आप इंडस्ट्री का डिमांड को भी देखेंगे तो इट इज इन अ साइनोसॉइडल फॉर्म में है। ठीक है, कोई डिमांड, कोई भी पर्टिकुलर स्किल सेट का डिमांड किसी एक वक्त में बहुत ज्यादा होगा, किसी दूसरे वक्त में ना हो। लेकिन हमारी बच्चियां जब इस फॉर्मेट से निकल के बाहर जा रही हैं, उनको हर एक ट्रेड का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो कि उनको जब इंडस्ट्री के सामने जाते हैं उनको बाकी लोगों से अलग दिखलाता है। ये हमारे 2 पिलर्स हुए सर, थ्योरी और प्रैक्टिकल के, जिनका अनुपात 1:4 का है। और उसके बाद हमारा जो तीसरा और चौथा जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है इनके
इंडिविजुअल डेवलपमेंट में, वो है एक सेवा केंद्र, जिसे हम लोग केसी स्टूडेंट्स प्रोडक्शन सेवा केंद्र के नाम से जानते हैं। ये साधारण भाषा में अगर समझना चाहें तो ये एक तरह का एक इन हाउस मिनी फैक्ट्री है, जिसे के माध्यम से बच्चे एक्चुअल रियल कंपोनेंट्स में काम कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स बाहर मार्केट में जाके या तो सेल होते हैं या तो वो एक्चुअल किसी दूसरे पार्ट्स के साथ जाकर के असेंबल हो रहे हैं। तो वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप है उनके अंदर में कि वो कुछ एक महत्वपूर्ण काम है और उनको इस काम के लिए पूरा पढ़ाई के खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। वो कॉलेज में रहते हुए ही, इनफैक्ट हमने जो दूसरे वर्ष का जो ओजीटी पार्ट कहा, उसी का आप कहे तो एक स्क्वीज्ड आउट वर्जन आप कह सकते हैं, जिसे हम लोग कैंपस के माध्यम से रन कर रहे हैं, सो दैट जब वो इंडस्ट्री में जाए तो उसे ये चीज नया नहीं लगे कि हमें प्रेशर हैंडलिंग करना है तो कैसे करना है, हमें अकाउंट्स मेंटेन करना है तो कैसे मेंटेन करना है, हमें अगर किसी कंपनी के द्वारा किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का टॉलरेंस मेंटेन करना है, उसी रेटेड टॉलरेंस में हमको, तो ये सारी चीजें बच्चे सेवा केंद्र में रहते हुए सीख सकते हैं। और वो लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग शिफ्ट में लड़कियां ग्रुप में जाकर के वहां पर पार्टिसिपेट करती हैं। और जो चौथा स्तंभ जो हमारे खास करके अभी तक का जो भी हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और जो आज के डेट में अलग अलग कंपनियों में हमारी लड़कियां काम कर रही है, उसमें एक मेजर योगदान लाइफ स्किल का होता है। ऑब्वियसली मैडम हमारे साथ में है, उस पर ज्यादा प्रकाश मैडम डाल सकती हैं। लाइफ स्किल में प्रारंभिक तौर पे हम यही बता सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उनके इंग्लिश सीखने या बोलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके ओवरऑल पैकेजिंग पे फोकस करता है। और हम चाहेंगे इसके बारे में ज्यादा चीज मैडम खुद बताएं तो बेहतर होगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने अभिषेक जी, और मैं इसे अपने दर्शकों के लिए थोड़े से सिंपल भाषा में तोड़ना चाहूंगा। जैसे आप ट्रेडिशनल आईटीआई देखते हो तो वो 2 साल का आईटीआई होता है, प्लस वो क्लासरूम प्रोग्राम होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको 2 साल क्लासरूम में रहने के बाद ही आपको इंडस्ट्री का अनुभव मिलने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर उन पायदानों को बहुत छोटा छोटा कर दिया गया है। पहले तो इसे 1+1 ईयर बना दिया गया है, और विद इन 1 ईयर जो कि क्लासरूम प्रोग्राम है, उसमें भी प्रोडक्शन सेवा केंद्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट जोड़ा गया है, जिससे कि ओजेटी के लिए भी छात्राओं को रेडी करवाया जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है इनोवेशन है आईटीआई कौशल कॉलेज का, मैं मानता हूँ। और उसके बाद फिर 1 साल का ओजेटी होता है, जिसमें कि डेफिनेटली जो कैंडिडेट्स हैं वो जो आपकी छात्राएं हैं वो वहां पर जाके अनुभव प्राप्त करती हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और एक लाइफ स्किल आपने बताया जो कि डेफिनेटली एम्प्लॉयबिलिटी में लाइफ स्किल का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं मैडम हरप्रीत मैडम से जानना चाहूंगा कि लाइफ स्किल किस तरीके से वैल्यू एडिशन करता है हमारे छात्राओं में। थैंक यू सो मच रवि सर। जैसे कि लाइफ स्किल सब लोग बोल रहे हैं, तो पहले मैं उस वर्ड को इलैबोरेट करना चाहूंगी कि लाइफ स्किल क्या होता है। हिंदी में इसे जीवन कौशल कहा जाता है। इसका मतलब है कि जीवन को जीने के लिए जो हमें स्किल्स की कौशल की जरूरत होती है, वो सब हमें है नहीं है, कौन से नहीं है, कौन से हमको डेवलप करने की जरूरत है, वो सब चीजें मैं उसका देख रेख करती हूँ। जो हमारी बच्चियां हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, जैसे कि झारखंड के बहुत ही छोटे छोटे क्षेत्रों से हमारी लड़कियां आती हैं जो बाहरी दुनिया में कभी आई नहीं है। वो वहीं गांव में रही हैं, गांव में पढ़ी है और गांव के ही लोगों से उन्होंने वार्तालाप किया है, तो उन्हें पता ही नहीं है बहुत। मैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं 2 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ, मैं देख रही हूँ, मतलब कि अगर हमारे यहाँ 90 लड़कियां आ रही है तो 90 में से 75-70 लड़कियां ऐसी होती कि जो कभी बाहर निकली ही नहीं है अपने गांव से, उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की है। उन्हें बात करनी आती है लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो लाइफ स्किल्स में हम लोग उन्हें ये सब स्किल्स के उनका डेवलपमेंट करते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाता है, उनकी डिसीजन मेकिंग पे काम किया जाता है, उनके टाइम मैनेजमेंट पे काम किया जाता है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पे काम किया जाता है। ओवरऑल मतलब कि आप समझिए कि उनका पर्सनल ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो हम लोग करवाते हैं। जैसे कि अभिषेक सर ने बताया कि वो लोग टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है उस पे काम करते हैं, और हम लोग जो है हम लोग सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स वो होती है कि उन्हें काम, जब हम लोग फैक्ट्री में काम करने जा रही हैं
तो वहाँ पर उन्हें कैसे अपनी जीवन को व्यतीत करना है, कैसे बाकी लोगों के साथ अपना लाइफ स्पेंड करना है और उनके साथ कैसे बात करनी है और बाकी सब और भी इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है बोल सकते हैं हम। लाइफ स्किल्स के साथ साथ हम इन लोग का इंग्लिश पे भी थोड़ा सा फोकस करते हैं। हम लोग ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि लड़कियां हमारी एकदम से फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगे, बट वी मेक श्योर कि वो कम्युनिकेट कर पाए। हाँ, सामने वाला क्या बोल रहा है उसे समझ के एटलीस्ट हिंदी में उसको आंसर कर पाए। साथ साथ ही हम लोग जब 1 साल का उनका कोर्स हो जाता है यहाँ पे, तो प्लेसमेंट से पहले इन लोग का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू को फेस करना उन्हें आना चाहिए, इंटरव्यू में कैसे बैठना है, कॉन्फिडेंटली कैसे बात करनी है, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, उनका फेस एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, इन सब चीज़ों पे भी हम लोग का बहुत फोकस रहता है। तो ये जो है, हम बच्चियाँ 17-18 साल से जिस एटमोसफेयर में रह रही है, हम लोग एकदम से उसे चेंज नहीं करते, बट हाँ हम कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे हमारे साथ 1 साल रहें, बनी रहें और वो धीरे धीरे सीखें। और हम लोगों ने खुद ऑब्जर्व किया है कि हमारी लड़कियों में बहुत 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 वास्ट डिफरेंस देखने को मिला है, बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि हम लोगों का जो पूरा मॉडल है वो वैसे ही प्लान्ड वे में चलता है। सुबह से ही लड़कियों को 5 बजे उठा के उन्हें योगा करवाया जाता है, प्रॉपर वे में असेंबली होती है, फिर उन लोग का 5S होता है जहाँ पे उन लोग अपने खुद का जो उन लोग का हॉस्टल रूम है उसकी प्रॉपर वे में साफ सफाई क्लीनिनेस मेंटेन करती है, फिर वो अपनी पर्सनल हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखती है। तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम लोग उनको अपनी जो जीवन कौशल है, जो लाइफ स्किल्स है, वो हम उन्हें डे टू डे रूटीन के साथ साथ ही हम उन्हें सिखा सकें और उनमें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ताकि जब ये लोग यहाँ से अपना वर्क प्लेस पे जाए, OJT पे जाए, तो ये एकदम रेडी रहे उन्हें फेस करने के लिए, अपने जिंदगी को जो बाहरी दुनिया है उन्हें फेस करने के लिए। हम लोग इन शॉर्ट हम लोग यही बोलेंगे कि बाहरी दुनिया को फेस करने के लिए उन्हें हम लोग रेडी करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने मैडम, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो संस्थान हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हार्ड स्किल्स पे तो फोकस करते हैं, yes. लेकिन वो जीवन जीने का तरीका नहीं बताते हैं। yes. अब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि यदि कोई गांव के बच्चे हैं, उन्होंने बाहर की दुनिया से उतना अधिक इंटरेक्शन नहीं किया है, तो फैक्ट्री फ्लोर पे जब वो जाएंगे तो एक मल्टी कल्चरल क्राउड उन्हें देखने को मिलता है, फिर उनसे कैसे बातचीत करनी है, कैसे डील करना है, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग एक्सप्रेशंस में बात करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, समझते हैं। तो उसके लिए भी आप जो है इन्हें वर्क प्लेस रेडी बना रही है। yes, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद मैडम इस इंट्रोडक्शन के लिए। अभी मैं अभिषेक जी से जानना चाहूंगा कि जैसे कि हमने पहले चर्चा की इस पर कि इंडस्ट्री जो है, जो 1930s, 1940s की, 50s, 60s की इंडस्ट्री थी, वो आज के 2024 के इंडस्ट्री से काफी अलग थी। उसमें मोस्टली एक स्पेशलाइजेशन हुआ करता था और उस समय कंप्यूटर उतना ज्यादा नहीं था इंडस्ट्री में, बट आज के डेट में यदि हम देखते हैं तो रोबोट्स के यूजेस काफी बढ़ गए हैं और काफी कुछ जो है वो कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल्ड होता है। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए आपके करिकुलम में क्या आपने कुछ इंक्लूड किया है, जिससे कि जो है इंडस्ट्री 4.0 जिसको कहते हैं, उस चीज को आप एड्रेस कर पाए? बिल्कुल सर, ऑब्वियसली जो बातें आपने रखी कि 30s या 40s की जो बात की, अभी आप देख रहे होंगे कि एक इंडस्ट्री का जो वर्क कल्चर बोले उसमें एक ग्रेजुअल शिफ्ट हो रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा रैपिडली तो नहीं मूव किए हैं, बट वी आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड इंडस्ट्री वर्जन 4। अगर स्पेसिफिकली अगर हम इंडस्ट्री वर्जन 4 की बात करें तो इट विल बी मोर फोकस्ड ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे IoT कहते हैं, मोर ऑफ क्लाउड बेस्ड ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, रिमोटली मशीनों को हैंडल किया जाएगा। तो ऑब्वियसली एक डर तो है ही कि पहले के कंपैरिजन में वर्कफोर्स घटेगा। अब आप पे चॉइस क्या है कि आप अपनी जॉब को कैसे रिटेन कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि आपको बदलते दौर के साथ खुद को भी बदलना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमारा इंटायर प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे सर, तो हमारा फोकस एरिया उन्हीं पहलुओं पर है। जैसे आपने कहा कि कंप्यूटर्स का मोर इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ऑब्वियसली हमारे कोर्स में भी
कंप्यूटर का इंगेजमेंट है उन लोगों के लिए। बच्चे जहाँ पर पारंपरिक ढंग से इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्राफ्टर्स की मदद से सीख रहे हैं, तो वहीं गैर पारंपरिक ढंग से वो लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी सेम चीज को बनाना सीख रही हैं। इसी कड़ी में एक नई टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग 3D प्रिंटिंग कहते हैं, आज के डेट में हम ये तो प्राउडली कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ग्रेजुएट कॉलेजेस ने अभी तक इस टेक्नोलॉजी को अपने करिकुलम में इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट हमारी बच्चियां ITI के लेवल पे इस टेक्नोलॉजी से साथ अवगत भी हो रही हैं, इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी उठा रही हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि इनफैक्ट अगर हम CNC की भी बात करें तो वो भी जो है बच्चे प्रोग्रामिंग से लेकर के उन्हें रन करना, और इनफैक्ट आज जहां भी हमारी लड़कियां CNC एरिया में काम कर रही हो वो एक्चुअल आज के मॉडर्न डे मशीन्स पर डायरेक्टली काम कर रही हैं। तो इनफैक्ट हम लोग अपने आप को इनफैक्ट टाइम एंड अगेन हम लोग इंडस्ट्री से भी फीडबैक लेते रहते हैं कि कौन सी बदलाव हैं जो हमें करना चाहिए टाइम रहते हुए, ताकि वो लोग ऑनबोर्डिंग उनके लिए ज्यादा इजीली हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने फिर से एक बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट आयाम पे आपने जो है प्रकाश डाला है। 3D प्रिंटिंग एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है और हम देखते हैं कि चाइना जो है वो 3D प्रिंटिंग के जरिए पूरी की पूरी बिल्डिंग बना लेता है। एग्जैक्टली। और आप उसमें भी इनिशिएट करवा रहे हैं अपने ITI के छात्राओं को, ये बहुत ही उम्दा बात है। और डेफिनेटली CNC जो है वो कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन जो है, वहाँ भी कंप्यूटर का जो है वो एक मशीन के साथ कैसे बातचीत होती है, उसको प्रोग्रामिंग के तरीके से कैसे करते हैं, ये शायद आप बच्चों को सिखा रहे हैं। मैं अब अपने छात्राओं से जानना चाहूंगा कि उनका यहाँ पर जो अनुभव है वो कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं हेमंती जी से जानना चाहूंगा कि आप यहाँ पे जुड़ी हैं इस कॉलेज से विगत कुछ महीनों से, तो आपका यहाँ का अनुभव कैसा? धन्यवाद सर, आपने मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सर, यहाँ का अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लासेस भी करवाई जाती है, और जो यहाँ मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट से उसे भी अवगत करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें शुरुआती दौर में मशीनों को समझना, उन पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम धीरे धीरे टीचर्स के गाइडलाइन एवं उनके योगदान से हम इतना तक सीख जाते हैं कि कोई भी चुनौती आए हमारे सामने तो हम उसको इजीली से सॉल्व कर लेते हैं। पहले जब आप ITI के बारे में सुनती होंगी कि वेल्डिंग करना पड़ता है, फिटिंग का जॉब होता है, तो उस समय तो मुझे नहीं लगता है ज्यादा कुछ उसमें समझ में आता है, क्योंकि हम लोग भी जब थे आपके उम्र के तो हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। हम थोड़ी बहुत वेल्डिंग के शॉप देखते थे रास्ते में तो पता चलता था कि ये वेल्डिंग है, लेकिन फिटिंग तो नहीं समझ में आता था। आप लोग क्या पहले से जानते थे इसके बारे में? नहीं सर, मुझे तो पहले से इसके बारे में पता ही नहीं था। लोकल एरिया में मैंने वेल्डिंग करते हुए देखा था, मैं तो डर गई थी कि ये तो चिंगारी निकलती है, इसमें तो जल जाएंगे। पर जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया तो फिर धीरे धीरे देखते देखते फिर मुझे यहाँ अच्छे गाइडलाइंस मिले, फिर अच्छे टीचर मिले, फिर अच्छा नॉलेज गेन किए, फिर धीरे धीरे आज हम तो इजीली से कर लेते हैं। वेल्डिंग तो सर दूर की बात है, आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक में भी काम करना शुरू कर दिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली के क्षेत्र में आज के डेट में बहुत सारी अपार संभावनाएं भारत में जो है वो आ रही हैं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात पे फोकस किया। अब मैं अभिषेक सर से जानना चाहूँगा, हमने बहुत इंटरेस्टिंग बातें की है ITI कौशल कॉलेज के बारे में, तो क्या इसे ट्रेडिशनल जो ITI कॉलेजेस हैं और ITI कौशल कॉलेज जो है उसके बीच में क्या अंतर है, क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो कि इसे स्पेशल बनाती हैं? सर, बहुत ही सही सवाल आपने किया है। इनफैक्ट मैं भी अब आपके दर्शकों को ये समझाना चाह रहा था कि क्यों बच्चे एक नॉर्मल ITI और हमारे ITI दोनों में से हमारे ITI कोर्स का चुनाव करें। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मिस इंटरप्रिटेशन होने के बाद शायद चांसेस ऐसे बनती हैं कि लोग इसे भी किसी साधारण ITI से कंपेयर करें, जो कि हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं
बताना चाहता हूँ कि पहला बात है कि एक पारंपरिक ITI कॉलेज जो भी होता है वो एक 2 वर्षों का कोर्स किसी एक सिंगल स्किल्स पे ही फोकस्ड होता है, जबकि हमारे यहाँ का USP या फिर एक एडवांटेज ये बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन कोर्स के अंदर में हमने वो सारे एट्रीब्यूट्स को ऐड किया है। हमने अलग अलग स्किल सेट को ऐड करके एक तरह का कहें तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स तैयार किया मल्टी स्किल्ड कोर्स। एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ अच्छा करने का चक्कर में हमने कहीं से रैंडमली कुछ चीजों को कॉपी पेस्ट किया। हमारे यहाँ के जो भी कंटेंट्स रेफर किए गए हैं वो सारे कंटेंट्स NSQF में रजिस्टर्ड कोर्सेज के अलग अलग लेवल से लिए गए। जब मैं NSQF को मेंशन कर रहा हूं सर, NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यानी कि एक ऐसा फ्रेमवर्क सरकार द्वारा सेटअप किया हुआ जिसके अंदर में वही कोर्सेज रजिस्टर्ड है जिसको इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया, और हम लोगों ने भी उसी को हमने बस उस गैप को कम करने का कोशिश किया है कुछ छोटे छोटे बदलावों के साथ। तो पहला बदलाव ये था कि सिर्फ एक सिंगल स्किल के आधार पे नौकरी ढूंढना या फिर अपने आप को नौकरी के योग्य समझना, ये भी एक तरह का एक भ्रम है जिसको हमको दूर करना। दूसरा है कि जब आप कई सारे स्किल्स पर ट्रेंड है, ऑब्वियसली आप एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा एलिजिबल हो जाते हैं कि आप एक नौकरी में जा सके। दूसरा है ये 1 वर्ष का जो प्रोग्राम हम लोग कॉलेज में रन कर रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि बच्चे 1 वर्ष कॉलेज में रह के पढ़ रहे हैं और दूसरे वर्ष में वो लोग OGT में चले जाते हैं। सर जो OGT होता है वो जैसा कि हम बोल रहे हैं ITI जब मोमेंट हमारे दिमाग में आता है हम लोग उसे किसी एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ लिंक करने लगते हैं, जबकि हमारे OGT के जितने भी क्लाइंट्स के बारे में आपको हम बताएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे एक सोर्स से निकल करके दे आर डाइवर्सिफाइंग इनफैक्ट, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं टारगेट कर रहे हैं। हमारी लड़कियां आज के डेट में एथर नाम की कंपनी है जो कि EV इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी नंबर 1 कंपनी है, उसमें हमारी लड़कियां काम कर रही हैं। हमारी लड़कियां GH इंडक्शन ब्रेजिंग करती है, उस कंपनी में काम कर रही हैं। CNC की काम करने वाली IM गेयर्स के साथ हमारी लड़कियां कर रही हैं। साइकिल जो कि अगेन एरोनॉटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती हैं, उसमें हमारी लड़कियां। तो आप देख सकते हैं एक कोर्स से निकल के लड़कियां एक्चुअल में डाइवर्सिफाई कर रही हैं, और ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि जो कोर्स का जो डिजाइन जो किया गया है वो इतना अपने आप में इतना सशक्त है, इतना सेल्फ केपेबल है कि वो बच्चों को उस मुकाम तक ले जाने में ताकत रखता है। दूसरी बात है कि जब बच्चे OGT पे जा रहे हैं उससे पहले हम लोगों ने ये व्यवस्था अपने कोर्स में रखी है कि अगर क्लाइंट हमसे कुछ एक्स्ट्रा मांगता है, अगर हमारे जो रिक्रूटिंग क्लाइंट है अगर वो कहता है कि ये कोर्स में आपका नहीं है बट मुझे ऐसे बच्चों की जरूरत है, जैसा हमारे साथ ऐसा पास्ट में हुआ था। जैसे एक क्लाइंट ने हमें ब्रेजिंग का डिमांड किया, ब्रेजिंग हमारे पास कोर्स में नहीं थे, टॉपिक था एक छोटा सा बट डिटेल्ड प्रैक्टिकल भी उस पर नहीं होते थे, तो हम लोगों ने क्लाइंट को ना नहीं कहा, ठीक है। उसका वो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों ने अपने ही कोर्स में आखिरी के 1-2 महीनों के लिए रखा है, जहां पे अगर क्लाइंट अगर हमारे करिकुलम से ऊपर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा की डिमांड करती है तो वैसी भी व्यवस्था हम लोग अपने कोर्स में करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत एडवांटेज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल ITIs हैं वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, बिल्कुल, कि वो इंडस्ट्री के नीड्स को कैटर कर सके, और अनलेस आप इंडस्ट्री की नीड्स को कैटर करते हो आप आपके बच्चे जो है वो इंडस्ट्री रेडी नहीं बन सकते। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी जो आपने बताई है, जो कि इंडस्ट्री और एकेडमिया वो दोनों को साथ में लाने के लिए बिल्कुल साथ में लाने के लिए बहुत कारगर है। इसमें मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूँ, फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल सर, ये हमने ऑब्वियसली जो कोर्स है इस कोर्स के लिए हम लोगों ने एक फी को फिक्स किया है, और वो फिक्स है जो फीस है वो है 85,000 रुपया। इस 85,000 रुपया के 2 हिस्से हैं। एक तो वो हिस्सा है जो बच्चों को एडमिशन के समय कॉलेज के साथ जमा करना पड़ता है, ये राशि होती है 2,500 रुपये की, और जो बचा हुआ राशि जो 82,500 रुपया
वो बैंकों के माध्यम से बच्चों को लोन के माध्यम से उन्हें दी जाती है, जिनको वो वापस जब ओजीटी में जाते हैं, जब उन्हें स्टाइपेंड अपने महीने के दर से मिलना शुरू होता है, उससे वो रिपेमेंट करते हैं। जो 2500 भी जो कॉलेज अपने साथ रख रही है, उस 2500 में से बच्चों का जब लोन अकाउंट खुलता है तो इस 2500 में से 2000 उसके लोन अकाउंट में जाता है। बचा हुआ जो 500 रुपया है वो बच्चों के अलग अलग जगहों पे जहां जहां डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो गया, इनका फाइनल एग्जाम के लिए एससीबीटी का फॉर्म भरना है, उनके सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, इसके लिए बच्चों से किसी भी तरह का अन्य राशि कॉलेज नहीं लेती है, सिर्फ और सिर्फ ये 500 रुपया के आधार पे ही होता है। दूसरी बात है सर, 82,500 रुपया जो अमाउंट है, इसमें हम लोग बेसिकली उनके रहने का, खाने का, उनके पढ़ाई की, उनकी किताबों की, उनके किसी भी तरह के स्टेशनरीज की, इनफैक्ट हम कहें तो उनको अपने घर से कोई भी फीस लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी एडिशनल जो है चार्जेस नहीं है। ये 82,500 एंड प्लस 2,500 में एवरीथिंग इज कवर्ड, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है। ट्रेनिंग फीस, देयर लॉजिंग एंड फूडिंग, देयर बुक्स, कॉपीज, स्टेशनरीज, एवरीथिंग, और कुछ हद तक हम लोग उनको मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं जब यहाँ पर वो लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसमें सॉरी हम आपको इंटरप्ट किए, इसमें सर इसमें सरकार का भी एक प्रावधान है स्कॉलरशिप का, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के बच्चों के लिए सरकार सहायता राशि स्कॉलरशिप की देती है, जिसमें अलग अलग अमाउंट तय है। उस अमाउंट को भी बच्चे अपने लोन में एडजस्ट करा के उसको यूज कर सकते हैं। स्कॉलरशिप अप्लाई करने में भी आप मदद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कॉलेज मदद करती है। बहुत अच्छी। अब मैं हमारे साथ जो दूसरी छात्रा जुड़ी हैं आफरीन, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने यहाँ पे क्या कुछ सीखा है, और अपने जैसे जो छात्राएं हैं जो इस पॉडकास्ट को देखेंगी उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? थैंक यू सर। तो मैं बताना चाहूँगी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट रखती हैं तो आप ये ITI कोर्स को चूज़ कर सकती हैं। यहाँ सिर्फ हमें किताबों से नॉलेज नहीं मिलती, हमें एक्चुअली में हम मशीनरी भी कर सकते हैं, मशीनों से भी सीख सकते हैं। और अगर हम में हुनर है और अगर हम मेहनत करें तो हमें ये क्षेत्र हमें एक बहुत सी बड़ी मुकाम पे पहुंचा सकती है। सर मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो सर मैं जब पहले आफरीन देखती हूँ और मैं आपको देखती हूँ तो मैं खुद में ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं पहले क्या थी, मैं इन चीज़ों से मैं बहुत डरती कि ये तो लड़कों का काम है, ये सारे लड़के करते थे। और मैं जब भी देखती थी वैल्यू वगैरह, चलिए मैं फिटिंग वगैरह देखी नहीं थी, तो मैं जब आई तो मैं सोचती है तो लड़कों का काम है, मैं तो नहीं कर सकती। लेकिन हमारे अच्छे गाइडलाइंस, हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने हमें इतना अच्छा गाइडलाइन किया कि अब मैं वायलिन कर सकती हूँ। और हम लोग बहुत शौक से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ भी बनाते हैं, और जब वो बन के तैयार होता है हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा बनाया हुआ चीज़ है। और हमें सॉफ्ट स्किल की मैम है जो हमें हरप्रीत मैम है, उन्होंने हमें एक अच्छा इंसान बनाने में समझ किया कि आज मैं जो भी यहाँ पे खड़े होकर बोल पाऊँगी, किसी का सामने प्रेजेंट कर पाती हूँ, तो मैम की वजह से हमें बहुत ही सहायता मिली है। और मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कि अगर हम लोग फैक्ट्री में जाते हैं तो हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं बहुत आभार व्यक्त हूँ अपने टीचरों का, और मैं खुद में उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे चल के मैं एक अच्छा बनूँ, अच्छी फैक्ट्री में काम करूँ और अपने पेरेंट्स का। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब मैं सर से जानना चाहूंगा कि सर इस ITI कौशल कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, और इसे एक झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी आप जरा प्रकाश डालें कि आई थिंक झारखंड में मोर देन 450 ITIs रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितनी सीट्स हैं और एडमिशन का प्रोसेस क्या है? सर हमारे यहाँ ITI कोर्स के अंतर्गत हमारे पास टोटल 180 लोगों का मैंडेट है एडमिशन का, जिसे हम लोग 2 अलग अलग एडमिशन साइकिल के माध्यम से बच्चों का एडमिशन लेते हैं। हमारा पहला साइकिल स्टार्ट होता है फरवरी में, जिसमें हम लोग पहले 90 बच्चों का एडमिशन लेते हैं। दूसरा एडमिशन साइकिल हमारा अगस्त का होता है, जिसमें हम बाकी बचे 90 बच्चों का एडमिशन लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह से 90 फरवरी में और 90 अगस्त में कुल मिलाकर के हम 180 बच्चों का एडमिशन इस कॉलेज में करवाते हैं। और इसका एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से बच्चे कैसे आ सकते हैं एडमिशन लेने के लिए? तो ऑब्वियसली सर एडमिशन के लिए बच्चों को यहाँ तक लाने के लिए हमारा एक डेडिकेटेड टीम है, जिसे हम सोर्सिंग टीम कहते हैं,
और इसमें बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्हें हम मोबिलाइजेशन एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं। इनका मुख्य काम होता है, जैसा कि हमने कहा कि सरकार वैसे लोगों के लिए इस कॉलेज का संचालन कर रही हैं जो लोग सुदूर गांव में रहते हैं, वैसे लोग जो लोग मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं जुड़ पा रहे, तो वैसे लोगों के लिए हमारा कम्युनिटी रीच आउट के लिए ये मोबिलाइजेशन एग्जीक्यूटिव्स जो हैं जिन्हें हम एमई कहते हैं, तो वो लोग रीच आउट करते हैं, बेसिकली इस कोर्स का प्रचार प्रसार जो कहें वो करते हैं। बच्चों के मन में कई सारे सवाल भी आते हैं उससे, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग बोल रहे हैं तो चलिए कुछ हद तक लोग जोड़ पा रहे, लेकिन एक्चुअल में वो क्या हो रहा है, जैसे हमारी बच्चियां भी बता रही थी कि इनिशियली वो लोग डरती थी इन चीजों को देख करके, तो उन सारी जो भी मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को दूर करना और उनको इस कोर्स के बारे में बताना, और जब वो एग्री करते हैं तो एक सिंपल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, और उसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड टेस्ट होता है जिसके माध्यम से बच्चे यहाँ इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई आपने। और आई थिंक जो भी हमारे छात्र छात्राएं इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली उन्हें कॉन्टैक्ट नंबर और सारा डिटेल्स मिल जाएगा, तो वो वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। अब मैं हरप्रीत मैडम से जानना चाहूँगा कि जो लाइफ स्किल की ट्रेनिंग आप देते हैं छात्राओं को, उसके क्या प्रमुख घटक होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिस पे आप फोकस करते हैं, आप उनके बारे में थोड़ा। ज़रूर। इसमें बहुत ही जो लाइफ स्किल्स है ये बहुत ही वास्ट कंपोनेंट है, इसमें बहुत सारे अलग अलग घटक होते हैं। जैसे कि मेन होता है इसका कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर बोल लीजिए या सब्जेक्ट बोल लीजिए। इसमें हम बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं कि वो किस प्रकार लोगों से बात करें, कैसे व्यक्ति से कैसे बात करें, कब बात करनी है, कब नहीं करनी है। लिसनिंग स्किल्स भी एक होता है जिसमें कि हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी सिर्फ बोलना ही नहीं है, हमें सुनना भी है। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें कि हम लोग लड़कियों को ये भी बताते हैं कि हमें टाइम टू टाइम अपना जो है इसे इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ये जो चीज़ है मैंने आज सिखा दी आपको और आप रेडी हो गए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होगी, ऐसा नहीं है। हम लोग खुद अभी तक इन चीज़ों पे काम करते हैं और ये पूरे जीवन, जैसे कि लाइफ स्किल है तो सारे जीवन हमें इन चीज़ों के ऊपर सीखते रहना है, इनके ऊपर काम करते रहना है। और ये हमारे जैसे जैसे हमारा स्तर बढ़ता है कार्यस्थल पर, वैसे वैसे हमको इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ही ज़रूरी है। और यही चीज़ें हैं। फिर एक इसमें नेक्स्ट सेक्टर आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, अब छोटा बच्चा हो या हम लोग हो या स्टूडेंट्स हो या कहीं पर कोई भी काम कर रहा हो, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आप अपना इफेक्टिवली आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। और इसमें फिर होता है आपका डिसीजन मेकिंग। जैसे हमारी बच्चियां हैं, डिसीजन लेने में इनकेपेबल होती है इनिशियली, लेकिन हम उन्हें समझाते हैं कि यू आर द सोल पर्सन, जो आपको खुद अपने लिए डिसीजन लेने आगे जाके लेने ही पड़ेंगे। एवरी टाइम आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियंस या आपके टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे आपको डिसीजन लेने के, तो आपको डिसीजन लेना कंपलसरी है, तो आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। तो दे शुड बी केपेबल टू टेक डिसीजंस। तो अपने जीवन के बारे में उनको क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे क्या करना है, मेरा क्या पर्पस है, कौन सा डिसीजन हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सा डिसीजन लेने से हमें नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीजें उन्हें मतलब जो कि क्रिटिकल थिंकिंग में भी आता है। ये भी एक एक्सपेक्ट है हमारे लाइफ स्किल का ही, क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें कि उन्हें सोच विचार के कोई एक डिसीजन पे, एक निर्णय पर पहुंचना है जिससे कि उनका तो नुकसान ना हो, साथ ही साथ किसी और का भी नुकसान ना हो। अपने साथ साथ उन्हें अपने आसपास के जो व्यक्ति है जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनका भी पूरा ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी और को भी परेशानी ना हो। तो लाइफ स्किल में हम लोग यही सिखाते हैं कि अपना सेल्फ डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उन्हें भी हमारी वजह से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जैसे कि डेफिनेटली सभी को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इनमें भी उस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इनको एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम लोग समझाएं कि
अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं या ऐसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप इनका निवारण कैसे करेंगे, आप किन किन चीज़ों का उपयोग करके आप इन अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो वी शुड नॉट फोकस ऑन प्रॉब्लम, वी ऑलवेज फोकस ऑन solutions, so you will definitely come on the solution. So इसके अलावा ये तो हुए हमारे लाइफ स्किल्स के जो बच्चों को दिन ब दिन अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए है। फिर इसमें एक बहुत ही अहम कंपोनेंट आता है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी में आपका होता है कि आप टेक्निकल चीज़ों का सही से आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। आजकल जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल हर एक के हाथ में, तो अगर आप इसे जैसे कि देखें तो ये एक हमारे लिए वरदान के रूप में है। तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे हो सकता है, फ़ोन पे हो सकता है, इससे हम टिकट्स बुक कर सकते हैं, ट्रेन टिकट्स, आपकी प्लेन टिकट्स, बस टिकट्स। फिर आपको अगर कहीं जाना है तो आप कैब बुक कर सकते हैं। अगर आप अपने कहीं आप अनसेफ फील कर रहे हैं तो आप किसी को अपना लाइव लोकेशन या करंट लोकेशन आप शेयर कर सकते हैं। तो हमारी बच्चियों के पास फ़ोन तो है, लेकिन उनका सही तरीके से कैसे उपयोग करना है यह इन लोग को नॉलेज नहीं होता है, जो कि हम इन्हें प्रैक्टिकली इन लोग के हाथ में मोबाइल दिया जाता है, जो इन लोग अपने इन लोग के हाथ में मोबाइल रख के हम लोग गाइड करते रहते हैं इन लोगों को, तो वो लोग उन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती हैं। और ये प्रैक्टिस हम लोग साल भर में 2-3 बार करते हैं, ताकि ये लोग जब कंपनी में जाए तब इन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। फिर एक आपका आता है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी अब हमारी बच्चियाँ डेफिनेटली, जैसे कि सर ने बताया कि 1 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये लोग चली जाएंगी जॉब पर, तो OGT पर। OGT में जाने के बाद इन्हें बोला जाता है CTC। तो इन्हें पता होना चाहिए कि CTC क्या होता है, इट इज कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। सो दे शुड हैव ईच एंड एवरी नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसमें कि बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स है लेकिन बहुत अहम है, जिसके बारे में इन्हें नॉलेज नहीं होता है। तो हमें इन्हें उस चीज़ों के बारे में अवगत कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब इनके पास सैलरी आती है तो आप देखिए, पहले तो गांव में रहती हैं, फिर यहाँ पे पढ़ती हैं, फिर ऑल ऑफ द सडन इनके अकाउंट में 15 से 16,000 17,000 आने लगते हैं। तो इन्हें पता नहीं होता है कि इन्हें कैसे यूज करना है। जब इनके समझ में आने लगेगा तब तक तो उनके ऐसे समझ में आएगा कि बहुत हम लोगों ने टाइम और अपना मनी वेस्ट कर। तो हम लोग चाहते हैं कि हम इन चीज़ों के बारे में इन्हें कॉलेज में ही बताएं कि जब आपके पास पैसा है तो आप इनको कुछ एस्पेक्ट्स में डिवाइड करिए, कुछ अपना सेविंग्स के लिए रखिए, कुछ अपना एजुकेशन के लिए रखिए, कुछ अपना हेल्थ के लिए रखिए, और ऐसे करके आप अपनी सैलरी को प्रॉपर वे में डिवाइड करें और फिर उसे स्पेंड करें। अननेसेसरीली आप डिजायर्स और वांट्स और नीड्स के बीच में भी इन्हें डिफरेंस बताया जाता है कि यू शुड बी केपेबल टू थिंक अबाउट दिस, कि ये हमारे डिजायर्स है, ये हमारे वांट्स है, ये हमारे नीड्स है, तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, किसे प्रायोरिटी नहीं देनी है। और यही चीज़ें हम फाइनेंशियल लिटरेसी में उन्हें बताते हैं कि इंश्योरेंस का महत्व इन्हें बताया जाता है कि इंश्योरेंस कितना ज़्यादा अहम है आपके लिए, क्योंकि अब जैसे कि ये अर्निंग मेंबर हो जाएंगे फैमिली के, तो इन्हें पता होना चाहिए कि हम लोग इंश्योर्ड रहेंगे तो हमारी फैमिली भी इंश्योर्ड रहेगी। सेकेंड थिंग है, फाइनेंशियल लिटरेसी में इन्हें बताया जाता है कि सेविंग कैसे करना है। सेविंग के भी अब देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ गए हैं, FD है, RD है, म्यूचुअल फंड्स है, SIP है। तो बच्चों को उसका प्रॉपर नॉलेज रहेगा तभी वो फ्यूचर में सेविंग्स भी कर पाएंगे और अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर पाएंगे। और साथ साथ में अपनी जो, जैसे कि लड़कियां हैं तो शुरू से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अगर एक मेल मेंबर अगर फैमिली का लिटरेट है तो वो इंडिविजुअली लिटरेट है, लेकिन अगर हमारी एक फीमेल अगर एक लिटरेट है तो वो पूरी फैमिली को लिटरेट पूरे परिवार को यस। तो डेफिनेटली ये अपने आगे जाके अपनी जनरेशंस को भी सिखा पाएंगी कि आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई। Yes. और मैं यहाँ पे आपसे कुछ पल लेना चाहूंगा। आई थिंक यही कारण है कि आप जो है सिर्फ छात्राओं के लिए आपने जो है ये कौशल कॉलेज खोला हुआ है, तो ये एक बहुत उम्दा बात है। जी, ये हमारा जो कॉलेज है केवल और केवल लड़कियों के लिए है और उन्हीं का डेवलपमेंट के लिए है। और डेफिनेटली अगर हम लोग एक लड़की को पढ़ाकर बाहर उन्हें सक्षम बनाकर अगर बाहर भेजे, तो हम केवल एक लड़की को नहीं भेज रहे हैं, उनके साथ जुड़ने वाले बहुत सारे और भी अन्य लोगों को भी हम लोग सक्षम बना रहे हैं। क्योंकि लड़कियां ऐसी हैं कि आप भी जान रहे हैं कि वो पूरे परिवार को लेकर चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को चाहते हैं कि लाइफ स्किल के माध्यम से उन्हें हम लोग इतना सक्षम बनाएं कि वो आगे जाके अपने पैरों पे खड़ी हो सके और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। बहुत जरूरी बात बताई मैडम आपने। और अक्सर जो पारंपरिक ITI संस्थान हैं वो इस चीज पर फोकस नहीं करते हैं। और आई थिंक
आप लड़कियों पर फोकस कर रहे हैं और उनको लाइफ स्किल की इतनी सारी जानकारियां दे रहे हैं, तो उससे डेफिनेटली उनका परिवार और आई थिंक पूरा समाज जो है इससे लाभान्वित होगा। और आई एम श्योर कि मतलब ये जो लाइफ स्किल है ये जैसा आपने पहले भी बताया कि जहाँ वो कार्य करती हैं वहां पर अपने सुपरवाइजर से कैसे उनको कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करना है, इन्हें छुट्टी पर जाना है तो उसमें कुछ पत्राचार करने की भी जरूरत पड़ती है। यस, इसमें मैं एक एस्पेक्ट जोड़ना चाहूंगी कि जब ये हम लोग जब इन्हें डिजिटल लिटरेसी पढ़ाते हैं तो फोन के माध्यम से ही हम लोग इन्हें सिखाते हैं कि आप अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप मेल कैसे करेंगे, मेल आईडी क्रिएट, डेफिनेटली यहीं पे मेल आईडी क्रिएट किया जाता है, बट उनको मेल कैसे करना है, उनका रिप्लाई कैसे करना है, वो भी प्रॉपर वे में उन्हें सिखाया जाता है। केवल छुट्टी के लिए ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम वर्क प्लेस पे हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हमें टाइम टू टाइम मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट करना होता है। और आप भी जानते हैं कि मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट करना एक मेल आईडी के थ्रू हम लोग, एक मेल के थ्रू हम लोग कितना इजीली कर सकते हैं। और ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड चीज़ हो जाती है जिसका महत्व हम इन्हें इनिशियली यहीं पर सिखा के भेजते हैं कि ताकि वो वहाँ पर जाके अपने अथॉरिटीज को अप्रोच करने में इन्हें प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत मैडम। आई थिंक हमारे आज का चर्चा काफी रोचक रहा और हमने मैन्युफैक्चरिंग आईटीआई के सब्जेक्ट से लेके और आज की इंडस्ट्री कैसे चेंज हो रही है और हम छात्राओं को उसके लिए कैसे तैयार कर रहे हैं, लाइफ स्किल की हम किस तरह के आयामों पर फोकस कर रहे हैं, जिससे कि हम उन्हें बेसिकली एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल बनाकर हम उन्हें इंडस्ट्री में स्थापित कर सकें, उस तरीके का प्रयास जो है आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और आई एम श्योर कि जो भी हमारे दर्शक हैं उनको ये देखकर काफी सारी जानकारियां उन्हें मिली होंगी और मैं आपसे आशा करूंगा कि यदि आपके पास कुछ और प्रश्न है जो कि हम उत्तर नहीं कर पाए हैं तो आप अपना प्रश्न वहां YouTube चैनल पर आप डाल सकते हैं, जिसको कि हम बाद में फिर से एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। तो आप सबों को इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।